पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस अधिनियम को निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। ये अधिनियम पूर्व में एक अधिनियम हमारे देश में मौजूद था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट निःशक्त जन अधिनियम 2000 नहीं 1995 के नाम से यह नियम था। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के बनने के बाद से, काउंसिल के बनने के बाद से, काउंसिल के तरफ से, स्वयंसेवी संगठनों के तरफ से, गैर सरकारी संगठनों के तरफ से और काफी हद तक कुछ ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के भी समूह थे जिनकी तरफ से एक कानून के रूप में निःशक्त जनों का अधिकार की बात की जा रही थी। सरकार ने इन सभी की बातों को मानते हुए, ध्यान में रखते हुए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको भी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से जानते हैं, उसको सरकार लाई और पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो एक अधिनियम के रूप में बन गया, जिसमें मुख्यतः 7 प्रकार के डिसेबिलिटी की बात कही गई थी। ब्लाइंड, लो विजन, मेंटल रिटार्डेडनेस, मेंटल इलनेस, हेयरिंग इंपेयरमेंट, लेप्रेसी कार्ड एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये 7 प्रकार के डिसेबिलिटी की बात वहां कही गई थी और इन 7 प्रकार के डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या अधिकार हैं, कानूनी रूप से अधिकार बनाए गए और उनको वो अधिकार प्रदान किए जाए, इस उद्देश्य से वहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 लाया गया। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बहुत बदलाव आया और 2016 में सरकार को एक नया अधिनियम संसद द्वारा पास होकर एक नया अधिनियम आया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से। इस अधिनियम को लाने के पहले इस पे बहुत बृहद चर्चा हुई। 2011 में संसद में बिल लाया गया इस अधिनियम के लिए। दिसंबर 2016 में अधिनियम राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद उच्च सदन लोकसभा से भी पास हुआ 17 दिसंबर 2016 को। उसके बाद जाके ये एक कानून के रूप में, एक एक्ट के रूप में पूरे देश में लागू हो पाया अधिनियम के रूप में। तो इस प्रकार से यह अधिनियम आया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इस अधिनियम की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस अधिनियम में, वो ये है कि यह अधिनियम पूर्व में बनाया गया अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को रिप्लेस करता है। इस अधिनियम के आने के बाद निःशक्त जन अधिनियम 1995 वे अभी मान्य नहीं रह गया, उसका स्थान आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने ले लिया। और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि वहां पर 7 प्रकार की विकलांगता की बात की गई थी, जिसकी चर्चा मैंने आपसे अभी की, उसको बढ़ा के राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में 21 डिसेबिलिटी कर दिया गया। 7 से बढ़ा के 21 डिसेबिलिटी टाइप्स को किया गया इस अधिनियम में। कुछ बहुत महत्वपूर्ण या कह लें कि ट्रैक से हट के बिल्कुल अलग डिसेबिलिटी को यहाँ पे शामिल किया गया, जैसे स्पीच डिसेबिलिटी, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन चूंकि वो पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल नहीं था तो उसे यहाँ शामिल किया गया। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण एसिड अटैक विक्टिम्स, बहुत काफी सालों से बहुत सारे केस इंडिया में पेंडिंग है, बहुत सारे इस पे एनजीओ की तरफ से बहुत सारा काम किया गया कि ऐसे एक संख्या बड़ी हो गई थी जो ऐसे लोग थे जिनपे एसिड अटैक किया गया था, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, उनके जीवन में बहुत सारी असामान्य विषमताएं पैदा हो गई, तो उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। इसके अलावा ड्रॉफिज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बहुत सारे कुछ ब्लड रिलेटेड डिजीज लाइक थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ऐसे डिजीज को भी वहां पे शामिल किया गया। तो जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम में देखने को मिलता है वो है कि पूर्व में बनाया गया अधिनियम से इस अधिनियम में ये परिवर्तन आया कि 7 तरीके की डिसेबिलिटी को बढ़ा के 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को यहाँ पे स्थान दिया गया इस अधिनियम में। ये
21 तरीके कौन से डिसेबिलिटी है वो हम यहाँ पे स्लाइड शो के माध्यम से देख सकते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के द्वारा। यदि हम एक्ट में जाएंगे तो एक्ट में सेक्शन 2 में सारे डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी डिसेबिलिटी इस अधिनियम के द्वारा बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में आएगी, और उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा भी की गई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 सेक्शन 2 में। ये सारा डिटेल वहां पे दिया गया है। इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि जो मेजर डिसेबिलिटी बनाई, जैसे जस्ट लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर फिर बहुत सारी डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट में फिर आगे जाकर सब कैटेगरी है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ऐसे हियरिंग इंपेयरमेंट, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी को हियरिंग इंपेयरमेंट से अलग करके एक डिसेबिलिटी के रूप में किया गया है। इस तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस, देन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसऑर्डर, इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर में हेमोफीलिया, स्किल सेल डिजीज एंड थैलेसीमिया एंड अदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया। कुछ के सब डिविजन्स किए गए, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कई सब कैटेगरीज बनाई गई हैं। लेप्रोसी कर्ड पर्सन, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, जो औसत की तुलना में जिनकी शरीर की लंबाई, हाइट यदि कम हो, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया, उससे कम यदि किसी की हाइट है, जो इसको हम सामान्य भाषा में बौने कद के बोलते हैं, तो जो बौने कद के व्यक्ति या होते हैं उनको भी यहाँ पे स्थान देने की बात कही। बेंचमार्क डिसेबिलिटी में शामिल किया गया ड्वार्फिज्म के तौर पे, क्योंकि उसकी वजह से भी उनके जीवन में बहुत सारी विषमताएं पैदा हो जाती हैं, जिनको कि इस अधिनियम में अधिकार देकर संरक्षित करने का प्रयास किया गया। ड्वार्फिज्म, ऐसे ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एसिड अटैक विक्टिम्स, ऐसे कुछ सब कैटेगरीज बनाई गए। हियरिंग इंपेयरमेंट में भी सब कैटेगरीज हैं, जो डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, एंड विजुअल इंपेयरमेंट में ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो इन सबको मिला के इस तरीके से 21 प्रकार की विकलांगता अधिनियम द्वारा अधिकृत आज के डेट में भारत में है, जिसको कि सरकार की तरफ से नियम के द्वारा मान्यता दी गई है। इनसे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के लिए 21 प्रकार के विकलांगता की श्रेणी में जितने भी लोग भारतवर्ष में आते हैं, उन सभी को सामाजिक, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, उनको जीवन के लिए एक उचित अवसर प्रदान करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अन्य व्यक्तियों की तरह उनको भी अपने आजीविका को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत सारे अधिकारों की जरूरत थी, जो कि यह अधिनियम उनको प्रदान करता है। इस अधिनियम को इसलिए बनाया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों को जीवन में उनको अधिकार प्रदान किया जाए, कानूनी रूप से अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न कर पाए, न तो व्यक्तिगत स्तर पे, न तो सरकारी स्तर पे, न अन्य किसी लेवल पे। तो उनको बेनिफिट्स दिए जाए, उनको अधिकार दिए जाए, उनको अधिकारों का संरक्षण भी किया जाए। यदि कोई उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान भी किए गए इस अधिनियम में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, ये 21 प्रकार के डिसेबिलिटी, इस स्लाइड में भी आप उसको देख सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स को इसमें इंगित किया गया है। जैसे मानसिक मंदता में, मेंटल रिटार्डेशन में, समझने में, बोलने में बच्चों को कठिनाई आती है, अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है, मानसिक रूप से उनको समस्या होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि किसी कार्य पे वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ध्यान एकाग्रचित नहीं होता, आंखें मिला के बात नहीं कर पाते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे वहां पे सिम्टम्स दिखाई देते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, जिसको ASD के नाम से हम जानते हैं। ये इनको हम दूसरी सामान्य भाषा में स्वलीन बालक बोलते हैं, जो अपने आप में लीन होते हैं, अपने आप में ही वो उधेड़ करते रहते हैं, एक जन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसी को फिर आगे और कैटेगरी डेप्थ में जाएंगे तो हम ADHD चाइल्ड्स भी होते हैं। इसी तरीके से सेरेब्रल पाल्सी डिजीज है, जो कि अभी डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी शामिल है, जिसमें पैरों में, बालक के पैरों में जकड़न होती है, चलने में कठिनाई होती है, हाथ में से काम करने में कठिनाई होती है,
तो इस तरीके से फिजिकल डिसेबिलिटी में इसको शामिल किया गया, स्थान दिया गया है। देन मेंटल इलनेस है, जिसमें जो बालक होते हैं इससे संबंधित, उनका जो व्यवहार होता है वो अस्वाभाविक होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, लगातार बातें करते रहते हैं खुद से। एक उनका अपना भ्रम होता है, भ्रम जाल होता है जिसमें वो उलझे रहते हैं, उसी में अपने आप से बातें करते रहते हैं, अपने आप में मग्न रहते हैं। हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वो हर समय एक डर के वातावरण में, एक गुमसुम सा, जैसे कोई डरा हुआ सहमा हुआ बालक हो, ऐसा प्रतीत होता है ऐसे बालकों के साथ। श्रवण बाधित बालक होते हैं जिनको की श्रवण संबंधी समस्या होती है, सुनने में समस्या होती है। कभी कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कम सुनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं, कुछ के अंदर बहरापन होता है, तो उन सभी को यहाँ पे शामिल किया गया हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण बाधित स्टडी में। इसके अलावा स्पीच इम्पेयरमेंट को अलग से यहाँ पे स्टडी दी गई इस अधिनियम में। मूक निसक्ता, ऐसे बालक जो कि बोलने में जिनको कठिनाई है, जो स्पष्ट नहीं बोल पाते या बोलने में कठिनाई है, पहले के दिनों में, काफी इस अधिनियम का आने के पहले, उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं रखा जाता था, लेकिन आगे देखा गया कि धीरे धीरे उनके लिए भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को कम करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए उनको कुछ अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में उनको स्थान दिया गया और ऐसे मूक निसक्त जनों को यहाँ पे शामिल किया गया। इसके साथ दृष्टि बाधित बालक भी हैं, जिसमें कि दो कैटेगरियां बनाई गई, एक तो ब्लाइंडनेस और दूसरा लो विजन। ब्लाइंडनेस जो पूर्ण रूप से जिनको देखने में अक्षमता है, जो नहीं देख सकते, पूर्ण दृष्टिहीन बालक हैं, उनको शामिल किया गया। इसके साथ ऐसे बालक जिनके पास बहुत आंशिक दृष्टि है, उनको अल्प दृष्टि की श्रेणी में यहाँ पे स्थान दिया गया। उसके लिए एक निर्धारित मानक भी तैयार अधिनियम में बताया गया है कि कितना दृष्टि क्षमता कितनी से कितनी होने पे वो लो विजन श्रेणी में आएंगे और कितनी होने पे वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में जाएंगे, वो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे वर्णित किया गया नियम में। लोकोमोटर डिसेबिलिटी को भी यहाँ पे शामिल किया गया। ऐसे लोग, ऐसे बालक जिनके हाथ पैर दोनों में या किसी एक में निसक्ता है, लकवा है, इस तरीके के लोगों को लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत शामिल किया गया, स्थान दिया गया। लेप्रेसी कर्ड लोगों को शामिल किया गया, जिनको आम भाषा में हम बोलते हैं कि हिंदी में या कुछ क्षेत्रों में उन्हें बोला जाता है बहुत कोढ़ की तरह एक बीमारी के रूप में लिया जाता है, जबकि वो एक्चुअल में एक डिजीज है, वो कोई ऐसा नहीं है। तो उनमें क्या होता है, हाथ या पैर की उंगलियों में विकृति आ जाती है, कुछ उंगलियां गायब हो जाती हैं, धीरे धीरे समय के साथ वो गायब होती रहती है। इस तरीके से हाथों में पैरों में उनको समस्या होती है, और हाथों पैरों में जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता होती है, वो शून्य हो जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे स्थितियां विपरीत होती चली जाती है। तो ऐसे लोगों को लेप्रेसी कर्ड कैटेगरी में इस अधिनियम में स्थान दिया गया है। बौनेपन लोगों को भी शामिल किया गया, मैं अभी आपको चर्चा कर ही रहा था। ऐसे व्यक्ति जो कि 147 सेंटीमीटर से कम जिनकी हाइट है, तो उनको यहाँ पे स्थान दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा, इस कैटेगरी में। एसिड अटैक विक्टिम्स, जिनके शरीर पे तेजाब की वजह से जिनके शरीर पे चोटें आई हैं, या उनके शरीर विशेष ने काम करना बंद कर दिया या बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, ऐसे लोगों को यहाँ पे स्थान दिया गया है। इसके साथ साथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियां जो होती है वो विकृत हो जाती हैं, ऐसे बालकों को इस श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि अभी बहुत चर्चित हो चुकी है फिल्मों के द्वारा और अन्य बहुत सारे ऐसे माध्यम जिनके द्वारा ये डिसेबिलिटी भी बहुत चर्चित हो चुकी है। लर्निंग डिसेबिलिटी में अनेक बहुत सारे फिर इसके सब टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर अधिनियम में लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में ही उसको शामिल किया गया है। ऐसे सभी बालक जिनको बोलने में, सुनने में, लिखने में या गणितीय योग्यता में कठिनाई महसूस होती है, हालांकि उनका आईक्यू पावर अच्छा होता है, उसके बाद भी उनको इन सभी कार्यों में कठिनाई महसूस होती है, तो ऐसे ये एक सिम्टम है जिसके आधार पर लर्निंग डिसेबिलिटी कैटेगरी में बालक आ सकते हैं, उनको यहाँ पे स्थान दिया गया है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की एक कैटेगरी यहाँ पे शामिल की गई है, जिसमें कि किसी चीज को सीखने में, समस्या में या फिर तार्किक योग्यता में ऐसी कठिनाइयां होती हैं, उनको यहाँ पे स्थान दिया गया है। अनुकूलित व्यवहार ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं, समायोजन की समस्या होती है,
उन सभी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है इस अधिनियम में। इसके साथ साथ मल्टीपल डिजीज के बेसिस पे, मल्टीपल डिसेबिलिटी के आधार पर भी लोगों को शामिल किया गया है। पार्किंसन डिजीज को शामिल किया गया इसमें, जिसमें हाथ पैर मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, तंत्रिका तंत्र जो होता है उससे संबंधित कठिनाइयां आने लगती हैं, शरीर जो है पूरा अकड़ सा जाता है, इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा हेमोफीलिया जो कि एक रक्त चाप संबंधी एक बीमारी कह सकते हैं, जिसमें चोट लगने पे अत्यधिक रक्त का स्राव होता है, रक्त रुकता नहीं है और बार बार रक्त का बहना जो है वो बंद नहीं होता। तो ये एक गंभीर समस्या है, ऐसे बालकों को भी यहाँ पे स्थान दिया गया इस अधिनियम में। देन थैलेसीमिया जो कि रक्त संबंधी ही एक बीमारी है, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्तियों में खून में हीमोफीलिया की कमी पाई जाती है, विकृति पाई जाती है और शरीर में खून की मात्रा भी बहुत सीमित होती है, बार बार उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को इस अधिनियम में उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थान दिया गया है। देन इस स्किल सेल डिजीज को भी यहाँ पे शामिल किया गया है और मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इस तरीके से ये कुल मिला के 21 तरीके की बेंचमार्क डिसेबिलिटी को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में शामिल किया गया है। उनके अधिकारों के संरक्षण की बात इस अधिनियम में कही गई है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण साइलेंट फीचर्स हम कह सकते हैं जो इस अधिनियम में बताए गए हैं अलग अलग सेक्शन में। उन सभी सेक्शन को एक संक्षिप्त मैं यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर की बात कही गई है। एक अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर होगा स्टेट लेवल पे, जो कि इनसे जुड़े हुए, इनके अधिकारों से जुड़े हुए, यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई कंप्लेन आता है, तो वो वहां से उसको देखा जाएगा। इस तरीके से इस अधिनियम में बोला गया कि एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड पर्सन, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अलग से चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। देन ऐसे व्यक्ति जो हैं, उनके जो भी संपत्ति है, जो उनका संपत्ति का अधिकार है, उनसे संबंधित उनको ध्यान में रखते हुए 5% रिजर्वेशन की बात कही गई है कि जो भी कंसेशनल रेट पे सरकार की तरफ से लैंड अलॉटमेंट किए जाते हैं सरकार की तरफ से गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को, उसमें 5% का आरक्षण दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो कि इन 21 प्रकार के डिसेबिलिटी की श्रेणी में से किसी एक में भी आते हैं और उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो वो इस 5% रिजर्वेशन का आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। उनको लैंड एलोकेशन में उनको बेनिफिट दिया जाएगा। देन 4% रिजर्वेशन की बात कही गई एम्प्लॉयमेंट में। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम में आया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट जो इससे पहले था उसमें 3% रिजर्वेशन की बात थी एम्प्लॉयमेंट में, 3% रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, बट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इसको बढ़ा के 4% कर दिया गया, 4% रिजर्वेशन कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में तो कंपल्सरी कर दिया गया 4%, एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रयास कर रही है। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर को भी बोला गया है कि वे भी इस नियम के जो प्रावधान है उसको अपने यहाँ लागू करें। इसके अलावा प्रोविजन फॉर नेशनल स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात कही गई है इस नियम में। अंडर सेक्शन 87-88 में कहा गया है कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए, उनको वेलफेयर के लिए एक अलग से स्टेट लेवल फंड क्रिएट किया जाए। नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी फंड एक बनाया जाए और उस फंड की सहायता से ऐसे जो भी लोग पर्सन विद डिसेबल्ड पर्सन जो कि इस नियम के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को इस फंड के द्वारा सहायता की जा सके, उनको सुविधाएं दी जा सके। भी आवश्यकता पड़ने पर इस फंड की सहायता लेके अपने जीविकोपार्जन में या अपने जीवन में वो कार्य विशेष में उसका प्रयोग कर पाए और आगे बढ़ पाए, अपने पैरों पे खड़े हो पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए। इसके साथ ही 5% रिजर्वेशन की बात कही गई है हायर एजुकेशन में। यदि ऐसे कोई व्यक्ति या बालक उच्च शिक्षा में आते हैं तो वहां पे 5% रिजर्वेशन की बात कही गई अंडर सेक्शन 32 में इस अधिनियम में, कि उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि पहले 3% था, अभी उसे बढ़ा के एजुकेशन फील्ड में 5% कर दिया गया और एम्प्लॉयमेंट में 4%, दोनों में इंक्रीज किया गया, बट एम्प्लॉयमेंट में 4% किया गया बढ़ा के, और एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन कर दिया गया पर्सन विद डिसेबल्ड के लिए। इसके साथ ही एक स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट की बात कहेगी इस नियम में,
कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, इनसे जुड़े हुए जो मामले हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन से जुड़े हुए मामले हैं, उन मामलों को उन स्पेशल कोर्ट में रखा जाए और त्वरित उसका निपटारा किया जाए। प्राय देखा जाता है कि सामान्य न्यायालयों में, सामान्य कोर्ट में ये काफी लंबा समय लगता है और ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप में निःशक्त हैं, उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और वो उसमें असमर्थ होते हैं। उनको बार बार कोर्ट जाना और आना, और फिर जो भी वित्तीय सहायता है उसमें बहुत सारी इनकी कठिनाइयां होती हैं। तो इनको ध्यान में रखें ताकि इनको कानूनी रूप से इनको न्याय मिल सके। यदि इनको कोई अधिकारों का दुरुपयोग करता है या कोई इनके अधिकारों को इनको नहीं देता, तो ये व्यक्ति कोर्ट जाए, तो कोर्ट जाने के बाद इनको त्वरित इनको निर्णय मिल सके, न्याय मिल सके। इसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किया जाए जो ऐसे लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करे। इसके साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्रूरल्टी, अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, इनह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए भी सुरक्षा की बात कही गई। अंडर सेक्शन 6 और 7 में बताया गया इस अधिनियम में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ऐसे सभी व्यक्ति निःशक्त जनों के साथ न तो किसी भी प्रकार का भेदभाव करेगा, न क्रूरल्टी उनके साथ मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, इनह्यूमन बिहेवियर नहीं करेगा किसी प्रकार से। यदि ऐसा करता है तो ये अधिनियम उसको, ऐसे सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा ऐसे लोगों को जो इनके अगेंस्ट ऐसे कोई कार्य करते हैं उनको दोषी पाया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनको सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से उनके अधिकारों को इस अधिनियम में सुरक्षित किया गया है। इसके साथ कुछ और भी अधिकार प्रदान किए गए इस अधिनियम में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी की बात कही गई अंडर सेक्शन 60 और 66 में कि स्टेट लेवल पे एक, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल दोनों पे एक एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी बनाई जाएगी। डिसेबिलिटी रिलेटेड एडवाइजरी बोर्ड होगा जो समय समय पे ऐसे लोगों के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य करेगा और गवर्नमेंट को, सरकार को एडवाइजरी देगा, सजेशन देगा, जिसके आधार पर सरकार ऐसे लोगों के हितों के कल्याण के लिए कार्य करती रहेगी। इसके अलावा ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बताया गया अंडर सेक्शन 16 में। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी ड्यूटीज क्या होगी ऐसे लोगों के प्रति, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो पब्लिक बिल्डिंग्स है, तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट से लेके, एजुकेशन से लेके हर सारी चीजों को वहां पे डिटेल से बताया गया है। अंडर सेक्शन 16 में ये कहा गया कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे वो किसी को डिनाई नहीं कर सकते या बैरियर क्रिएट नहीं कर सकते, फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वहां पे कही गई हैं। इस प्रकार से वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ड्यूटीज भी बताई गई है कि उनका क्या कर्तव्य है ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उनको क्या क्या करने हैं। इसके साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन को फैसिलिटेट और प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक मेजर्स बताया गया इस अधिनियम के द्वारा। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि ये एक समावेशी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें विकलांग बालक या फिर निःशक्तजन बालक या दिव्यांग बालक, ये बालक सामान्य जो बालक हैं उन बालकों के साथ एक ही परिवेश में, एक ही कक्षा में, एक साथ एक ही करिकुलम के माध्यम से एक ही अध्यापक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होता है, एक साथ मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के एक शिक्षा व्यवस्था होती है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। तो उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए ताकि इन सभी निःशक्त जनों, निःशक्त बालकों को, दिव्यांग बालकों को भी सामान्य शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सके, उन्हें भी उसका लाभ मिल सके। इसको प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक मेजर्स बताए गए हैं अंडर सेक्शन 17 में इस अधिनियम में। इसके साथ ही प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट की भी बात कही गई है। किस प्रकार से ऐसे लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको रोजगार के साधन कैसे सुलभ कराए जाएंगे, उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, इन सब के लिए प्रोविजन किया गया इस अधिनियम में। उसके लिए अंडर सेक्शन 19 में चीजों को स्पष्ट किया गया है। इसके साथ अंडर सेक्शन 20 के द्वारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। कार्य क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इनकी निःशक्तता को ध्यान में रख के इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से इनको अलग थलग नहीं किया जाएगा। इन सभी चीजों से सुरक्षित करने के लिए इस नियम में अंडर सेक्शन 20 में प्रोविजंस किए गए हैं। इसके साथ अंडर सेक्शन 31 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 16 to 18 की बात कही गई थी। आरटी एक्ट जो है वहां पे
6 से 14 वर्ष तक के बालकों की बात कही गई है, जबकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, चूंकि जो दिव्यांग बालक होते हैं ये प्राय ऐसा देखा जाता है कि इनका देर से आइडेंटिफिकेशन होता है, डिसेबिलिटी पता चलती है, और विद्यालय में भी ये देर से प्रवेश पा पाते हैं, तो इनके लिए वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का लाभ इनको मिल सके, इसके लिए आयु को उनके लिए बढ़ाया गया है। 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है इस अधिनियम के द्वारा। 18 वर्ष तक की आयु तक का कोई भी बालक यदि वो इन 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कैटेगरी में वो आता है तो उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाएगी सरकार की तरफ से। ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। लेकिन अभी हाल के दिनों में जब नई शिक्षा नीति अभी हमारी लागू हुई है, तो नई शिक्षा नीति में आपको पता होगा कि वहां पे ऐड किया गया है कि अब वो 3 वर्ष से बालकों का प्रवेश होगा। एक फाउंडेशन स्टेज वहां पे ऐड किया गया, 3 वर्षीय बालक विद्यालय परिवेश में आना प्रारंभ कर देंगे, जो कि नन्ह घर या फिर आंगनवाड़ी के रूप में, प्ले स्कूल के रूप में वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी वो स्कूलिंग का पार्ट होगा। तो अभी ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे यदि हम जोड़ के देखें तो वो 3 वर्ष से 18 वर्ष हो जाएगा इनके लिए, और वो सारे लाभ इनको वहां पे जो भी अधिनियम है, आरटी एक्ट या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रिकमेंडेशन किए गए हैं वो, और पीडब्ल्यूडी एक्ट, इन सब के आधार पे उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इन सब के आधार पे ये जो 21 कैटेगरी बनाई गई और जो उनके लिए अनेक सुधारात्मक चीजें बताई गई है, उन सब के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा एक्ट है ये एक इंटरनेशनल हमारा एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उस पे चूंकि दुनिया के अनेक देशों में, लगभग अधिकतर देशों ने उस पर साइन किया है, यहाँ पे भारत ने भी साइन किया है, तो वहां पे जो चीजें कही गई थी उसको लागू करने के लिए इस अधिनियम को लाना अनिवार्य हो गया था। और आरपीडब्ल्यूडी 2016 कहीं ना कहीं वो यूएनसीआरपीडी में जो चीजें कही गई थी उस ट्रैक पे, उस लाइन पे आने के लिए एक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसा मानना है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम है ये दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार के रूप में है। पीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद उनको निश्चित रूप से बहुत सारे लाभ मिले थे, लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आया पिछले पीडब्ल्यूडी अधिनियम आने के बाद से लगभग 20 सालों में ये देखा गया कि वहां पे उस अधिनियम के बाद भी नई विकलांगता की नई श्रेणियां आई, नई नई समस्याएं आई। उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता हुई, उन सभी को ध्यान में लेते हुए पीडब्ल्यूडी एक्ट में अमेंडमेंट न करके सरकार ने एक नया अधिनियम ही लाने का प्रयास किया, और नए अधिनियम में उसको बहुत व्यापक रूप से शामिल किया गया, और 21 डिसेबिलिटी के साथ ये भी जोड़ा गया कि सरकार आगे अन्य डिसेबिलिटी को भी इसमें शामिल कर सकती है एज पर नीड, इस तरीके से। और शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके और सामाजिक व्यवस्था में लेके हर एक जगहों के लिए, हर एक स्तर पे जहां जहां इनको अधिकारों के संरक्षण की बात है, उन सभी के लिए सरकार ने इसमें प्रावधान किया है, सरकार की तरफ प्रावधान किया गया है, और पूरे देश में इसको लागू किया गया है। अनेक राज्य अपने अपने स्तर पर इसको लागू कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सभी तक इसकी पहुंच हो पाएगी और सभी को इसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो ये आज हम लोगों ने चर्चा की आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016।